कहते रहे कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए सिद्धांतों पे काम होता है, सिद्धांतों पे ही चिकित्सा होती है। सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। कोरोना महामारी कोविड-19 जिस तेजी के साथ पूरे विश्व में फैला और विश्व के साथ साथ यह बीमारी भारत में भी आ गई और भारत में आते ही इस बीमारी ने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट कर दिया। यह बीमारी बहुत तेजी के साथ भारत में फैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्णतः इस बीमारी को रोकथाम के लिए लॉकडाउन किए गए और साथ ही सभी लोग इस बीमारी की वैक्सीन बनाने में लग गए। न केवल भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी यह बीमारी की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन, तमाम सारी जगह ऐसी हैं जहां इस बीमारी की वैक्सीन बनाने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ऐसे में एक बहुत ही सराहनीय कार्य आयुर्वेद के द्वारा, पहले तो मैं सभी आयुर्वेद के डॉक्टर्स और आयुर्वेद प्रेमियों के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आयुर्वेद ने इस महामारी की दवाई आखिरकार खोज ही ली। इसके बाद आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहता हूं, जिस तरीके से आयुर्वेद का एक बड़ा नाम और आयुर्वेद के साथ साथ योग का एक बड़ा नाम, बाबा रामदेव ने इस बीमारी की दवाई बनाई, पतंजलि ने इस बीमारी की दवाई बनाई और वह दवाई कारगर भी हुई। करीब 100 से 150 लोगों पर उस दवाई का परीक्षण किया गया और प्रशिक्षण सफल साबित हुआ। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर और चर्चाओं को लेकर हमारे साथ इस वक्त MRC वृंदावन के डॉक्टर अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आयुर्वेद ने आखिरकार इस महामारी की दवाई ढूंढ ही ली और बता रहे हैं कि जिस तरीके से वह दवाई कारगर भी साबित हो रही है, लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। ये जो शुभकामनाएं आपने दी हैं वो केवल मेरे लिए नहीं है, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि ये जो आयुर्वेद की विद्या है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे समस्त संसार को दिया है। तो ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आयुर्वेद की ये दवा कल पतंजलि द्वारा सभी लोगों के सामने आई। जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ये दवाई बनाई गई है तो पहले भी लोग लग रहे थे इसमें, आपके द्वारा भी हमारी जब एक पहले डिबेट हुई थी तो आपने उस समय ही ये कह दिया था कि वाकई में इस बीमारी का जो तोड़ मिलेगा वो केवल आयुर्वेद में मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद ही ऐसा है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। जो बैक्टीरिया किस्म की जो चीज़ें होती हैं, जो कीटाणु होते हैं, वह कीटाणु केवल एक आयुर्वेद ही ऐसा है जो उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो इस बीमारी का इलाज आयुर्वेद में मिलेगा। क्या ऐसा आपको लगा था या फिर आपने सोचा कि इस बीमारी की दवाई इस तरीके से बन सकती है? किस तरीके से आपने उस वक्त कहा था? नहीं, एक्चुअल जो बात हुई थी वो कोरोना वायरस के लिए बात नहीं हुई थी, अभी तो समस्त बीमारियों के लिए बात हुई थी। उसमें कोरोना वायरस भी आ जाता है। आयुर्वेद में पहले ही जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और विषाणु मतलब वायरस का हमारे उसमें उल्लेख आता है और पहले ही जो ट्रीटमेंट बता दिया गया था वो यही था कि इम्यूनिटी बढ़ाने का। दूसरी बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद सिद्धांतों पे कार्य करती है। जी, मेरी आपकी डिबेट 1 फरवरी को हुई थी, कल ही मैंने देखा था अपने उस पे, जिसमें 3 फरवरी को आपने ऑन एयर की थी। जी, और 24 जनवरी को पहला कोरोना का पेशेंट भारतवर्ष में पॉजिटिव हुआ। जी, तो जब तक कोरोना को बहुत आयुर्वेदिक बहुत से डॉक्टर्स भी पूरा डिटेल में नहीं जान पाए थे और बहुत से लोगों को कोरोना शब्द का मतलब भी नहीं पता था। उस डिटेल में आप देखोगे जो हमारी टॉक हुई थी तो मैंने आपको बोला था कि कोरोना से बचने के लिए अपना आप सफाई रखो, नॉनवेज नहीं खाओ, ये सारी चीज़ें बताई थी। साथ में एक चीज़ और बताई कि नाक पे विशेष ध्यान देना है। जी, कि नाक में तेल डालना है क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट लगे हुए हैं। तो वो मैंने कोई ना तो कोरोना पे विशेष अध्ययन किया था, हम दूसरी टॉक के लिए इकट्ठे हुए थे और आपने एक बीच में क्वेश्चन ले लिया था। जी, बिल्कुल। तो चूंकि मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिद्धांत के हिसाब से आपको चिकित्सा बताई थी। जी, बीच में काफ़ी टॉक शो में मैंने भाग लिया और अपना आयुष मंत्रालय के लिए एक प्रपोजल भी भेजा। उसमें सारी वो दवाइयाँ थी जो आज बाबा रामदेव पतंजलि ने करी है। तो बात है यहाँ पर आयुर्वेद के सिद्धांत की, कोई नई चिकित्सा पतंजलि ने नहीं दी है, लेकिन हाँ मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने
आयुर्वेद की दवा के माध्यम से, कोरोना के इलाज के माध्यम से ट्रायल करके 100 पेशेंटों पे, और ये इलाज पूरे विश्व के सामने लाया और एक भरोसा दिया कि आयुर्वेद से ये इलाज संभव है। तो इसलिए मैं पतंजलि को अपने द्वारा एक साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन जो चिकित्सा उन्होंने बताई है वो सारी आयुर्वेदिक डॉक्टरों के पास में उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ उन्होंने बताई है, लेकिन उनको मौका मिला 100 पेशेंटों पर ट्रायल करने का। हम लोग मांगते रहे कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मौका मिलना चाहिए, वो ट्रायल हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हम ट्रायल करके दिखा सकें, प्रमाणित कर सकें। बल्कि हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही जिस ज्ञान को दे दिया हो, पहले ही सारा अवतरित करके सारी चिकित्सा दे दी हो, हमें प्रमाण की आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं है, लेकिन जो यहाँ की पब्लिक है, भारतवर्ष की जो पब्लिक है, उसको प्रमाण की आवश्यकता है। तो इसलिए सिद्धांतों पे काम होता है, सिद्धांतों पे ही चिकित्सा होती है। अब रही बात जो बाबा रामदेव जी ने जो एक किट निकाली है, वो कितनी सक्सेसफुल है जी। उनके हिसाब से उन्होंने 100 पेशेंटों पे उसका परीक्षण किया और वो 100% सक्सेस हुई। लेकिन मैं कोई भी चिकित्सा है इसमें 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकती। 100 में सक्सेसफुल रही, लेकिन 10,000 में ऐसा नहीं कि 10,000 को दी जाएगी तो 10,000 के 10,000 ही जीवित रह जाएंगे जी। क्योंकि जो वो चिकित्सा है वो कफ को शमन करने की चिकित्सा है, इम्यूनिटी बढ़ाने की चिकित्सा है, और नेज़ल जो उन्होंने अणु तेल बोला, जैसे मैं पहले बोलता आया हूँ। लेकिन उसके साथ में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं केवल एक किट आपने यूज़ कर ली और उसी से ही सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। सपोज आपको इंडाइजेशन है किसी पेशेंट को, जो रोटी को नहीं पचा पा रहा है, उसको कोरोना हो गया और ये हम ट्रीटमेंट देने लगेंगे, तो वो जो हमने ट्रीटमेंट खाने के लिए दिया है वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा? कोई चीज़ डाइजेस्ट होगी तभी तो बॉडी पे असर करेगी जी। तो जब तक हम उसको अग्निवर्धक नहीं देंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे आम पाचक बट्टी हमारे यहाँ आती है, आम पाचक बट्टी है, वो आम का पाचन यानी कि डाइजेशन करती है, तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगी उस दवा का। ऐसे ही कोई पेशेंट को एसिडिटी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, जब तक आयुर्वेदिक डॉक्टर उसका बल नहीं देखेगा, उसकी प्रकृति नहीं देखेगा, तब तक केवल एक ट्रीटमेंट देने से बहुत अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। 99% आ सकते हैं। मेरा मतलब है कि हर एक पेशेंट में वो कारगर सिद्ध नहीं होगी जब तक कि आयुर्वेदिक डॉक्टर उसका बल, प्रकृति ना देख के कुछ और दवा घटाए या बढ़ाए ना। जी डॉक्टर साहब, जो रामदेव जी ने जो दावा कर रहे थे कि यह दवाई खाने के बाद 3 से 7 दिन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि ये दवाई है वो 3 से 7 दिन के बीच में ही बहुत ज़्यादा असर करती है और बहुत जल्दी से लोग रिकवर हो रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जिस तरीके से ये तो कह लीजिए बिल्कुल से इंग्लिश दवाई जैसी लगती है सुनने में, क्योंकि 3 दिन से 7 दिन में बिल्कुल एकदम तत्काल असर हो रहा है इस दवाई का, तो क्या यह वाकई में ऐसे काम करेगी? देखिए, आपने एक बात कही कि इंग्लिश दवा लगती है, तो यहाँ आपने बिल्कुल अपोजिट बात कर दी जी। ये एक सिंपल वायरल फीवर में अगर ट्रीटमेंट देखेंगे तो अगर 2 पेशेंट हैं जिनको सिंपल वायरल हुआ है, जो ये कोरोना वायरस से ही 4 आपको मालूम है सदस्य हैं, ये कोविड-19 है, इससे पहले भी जो आए थे, अगर उनका भी वायरल फीवर हुआ है तो दोनों पेशेंटों पर क्या अंतर आएगा पहले आप समझिए। अगर किसको प्योर मॉडर्न ट्रीटमेंट पे रखा जाए और एक को आयुर्वेदिक पे रखा जाए तो क्या होगा, जो मॉडर्न वाला जिसको हम मॉडर्न चिकित्सा देते हैं तो हम क्या देंगे, उसको बुखार उतारने की दवा देंगे, उसके लिए एंटीबायोटिक देंगे, है ना, मल्टीविटामिन देंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही वो एंटीबायोटिक खाएगा तो हमारी जो कफ बढ़ता है, इसमें आपको मालूम है जितने भी ये वायरल हैं इसमें कफ और वायु का प्रकोप होता है। कफ बढ़ने से क्या होगा कि एंटीबायोटिक देने से उस कफ को वो सुखाने लगेगा। अगर जैसे ही पहला दिन हुआ और एंटीबायोटिक खाई, कफ थोड़ा सा सूखा, चलो ठीक है, अगर वो दूसरे दिन खाई तो उल्टा नुकसानदायक हो जाएगा, कफ बॉडी में इतना बढ़ जाएगा कि उसको सुखाया नहीं जा सकता। आप सोचेंगे कि बॉडी ने बहुत अच्छा काम करा और फीवर नहीं आया क्योंकि आपने उसको एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल या क्रोसिन कोई दवा दे दी थी। उसके बाद क्या होगा, 4 या 5 दिन के बाद में फिर दोबारा से जो कफ आपने जमा दिया था वो फिर निकलने की, शरीर में से, लंग्स में से निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि बॉडी की प्रकृति तो बाहर निकालेगी उसको। फिर फीवर आएगा, आप क्या करोगे, और ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक दोगे। जितनी एंटीबायोटिक आप चलाते चले जाओगे उससे क्या होगा कि बॉडी में वीकनेस आती चली जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे चर्चा हुई है कि कोई भी एंटीबायोटिक क्या करती है कि हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनको मारना चालू कर देती है, जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया हैं जी।
साथ में हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं जो हमारी आर्मी है जो लड़ती है, उनको भी मारना चालू कर देती है। उस एंटीबायोटिक को ये नहीं पता कि जो बाहर से बैक्टीरिया आए हैं जो अंदर हैं, क्योंकि उनकी जो ऊपर की लेयर है सेम प्रोटीन की बनी हुई है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, दोनों को ही नष्ट कर देती है। इसलिए हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी अगर जो मॉडर्न चिकित्साएं लेंगे जी। और जबकि वायरस पे तो कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। एंटीबायोटिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया को मारने की दवा है, ना कि वायरस को। तो वायरस के लिए तो काम कुछ होगा नहीं, बल्कि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया था उनको एंटीबायोटिक मारने लगती है अगर हम मॉडर्न की दृष्टि से देखें तो। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसको कफ को वो सुखा देगी, पूरा नहीं सुखाएगी, कफ बाहर आएगा तो वीकनेस होगी। जबकि अगर हम आयुर्वेदिक जिसको चिकित्सा दे रहे हैं उसमें रिजल्ट देखें तो हम देखेंगे कि पहले दिन 102 या 103 जिसको फीवर था, अगर हम कफ निकालने की दवा, अग्नि बढ़ाने की दवा और इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा तीनों साथ में देते हैं तो उससे क्या होगा, जो फीवर उसका 103 था या 102 था, शाम तक 101 आ जाएगा, अगले दिन 100 आ जाएगा और तीसरे दिन 99 और नॉर्मल हो जाएगा। कोई किसी प्रकार की वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी आर्मी है वो मरी नहीं, उसको तो हमने इम्यूनिटी बढ़ा के बल दे दिया, तो बल्कि हमारे शरीर में बल का क्षय नहीं होगा, यानी कि एनर्जी का लॉस नहीं होगा। और मॉडर्न में वायरल जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें बल का क्षय होगा। आप इसको हमने तो हज़ारों पेशेंटों पे आपने देखा है और पूरा इस पर रिसर्च भी किया है। मैंने फेसबुक पे भी एक पूरा पेपर आज से 3 साल पहले वायरल फीवर के ऊपर डाला था कि क्या रिजल्ट आते हैं मॉडर्न में और आयुर्वेदिक में। तो आपने जो बात कही कि एलोपैथिक की तरह दिखता है, ऐसा नहीं है। वायरल में तो एलोपैथिक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जी, बशर्ते आप कुछ भी ना लो। अगर जो पेशेंट बुखार वायरल होने के पे कुछ भी नहीं ले, गुनगुना पानी लेता रहे, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा बशर्ते मॉडर्न दवा देने से। अब आ गई आयुर्वेदिक की दवा। आयुर्वेदिक हम जिसको दवा दे रहे हैं, मैंने बताया अग्नि को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी उसकी जो आर्मी है उसको शक्ति प्रदान कर देते हैं कि जो फाइटिंग जो वायरस है उससे वो लड़े। अग्नि बढ़ा दी तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो गया दवा का भी। और हमारे लिए आपको बता दूं कि जो हमारी आर्मी है उसके लिए थोड़ी हीट चाहिए, वो एक्टिवेट होने के लिए, मतलब कि जैसे पेट्रोल होता है ना, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, ऐसे ही हमारे शरीर के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए। जिन लोगों की बॉडी आप देखोगे सर्दी खांसी जल्दी हो जाता है, टेम्परेचर जिनका कम रहता है, तो वो ज़्यादा दिनों में ठीक होते हैं। और जो नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो क्या होगा कि जब हम अग्नि बढ़ाएंगे तो इनर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा। उसमें क्या होगा, जो हमारे नेचुरल जो फाइटर्स हैं, आर्मी है, उनकी ग्रोथ हो जाएगी जल्दी। इसलिए हम कहते हैं कि जो बुखार आ रहा है वो अच्छे के लिए आ रहा है, बुरे के लिए नहीं आ रहा। यानी कि 99 डिग्री से लेकर 102 तक हमारी जो आर्मी है बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। जबकि मॉडर्न में आप क्रोसिन या कोई दवा देने से उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, उस समय आपका जो वायरस है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है संख्या में और हमारी आर्मी डेवलप नहीं हो पाती। इसलिए मॉडर्न में ज़्यादा समय लगेगा, आयुर्वेदिक में बहुत जल्दी सही हो जाएगा। नॉर्मल आदमी अगर 4 या 5 दिन में सही हो जाएगा वायरल फीवर से, और आयुर्वेदिक खाने से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो वायरल में आयुर्वेदिक बहुत फास्ट काम करती है। जो कहते हैं कि आयुर्वेदिक काम नहीं करती, उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो ये 3 दिन में और 3 से 7 दिन के बीच में ये जो बता रहे हैं रामदेव जी, कि वाकई में असर करेगी ये दवाई? बिल्कुल दवा असर करेगी। और ये दवा मैं बता दूं, ये हर एक घर में उपलब्ध है, हर एक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में उपलब्ध है। और कफ को निकालने की दवा है इसमें, कुछ कफ को शमन करने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, जैसे मैंने बताया अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। मैंने आपको पिछले टॉक शो में आपको ध्यान होगा, मैंने कहा बिना तुलसी के तो इसका इलाज निकलेगा ही नहीं जी। बिल्कुल, ये मैंने बताया, तुलसी जरूर आएगी इसमें। और अश्वगंधा, गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाती है। और तुलसी जो है हमारे वायरस, आप देखेंगे कि सर्दी खांसी होता है तो तुलसी का ही काढ़ा पिया जाता है। बिल्कुल। और नाक में जो तेल डालने का उन्होंने बताया, अणु तेल बताया, हमने पहले ही बताया, आप अणु तेल लो, षडबिंदु तेल लो। ऐसा नहीं बाबा रामदेव का ही अणु तेल आता है, सारी कंपनियों का आता है। और केवल अणु तेल ही नहीं, षडबिंदु तेल आता है। नहीं तो आप कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आपके पास, तिल का तेल ले लो आप, उसको गुनगुना करके आप नाक में डालो। उसको मॉडर्न तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आयुर्वेद तरीके से कैसे काम करता है जी। आप अगर एक जनरल तरीके से समझेंगे तो नाक में तेल डाल लेंगे और वायरस का आपका संक्रमण हो गया, नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू ही आता है जी। नाक में आ गया, वो स्टिकी होता है ऑयल, आपको मालूम है, सुबह शाम डालना है। तो स्टिकनेस से क्या होगा कि जो उसको लंग्स तक पहुंचने का समय है वो बढ़ जाएगा। कोई चिकनी चीज़ है तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल, उस समय हमारी आर्मी को समय मिल जाएगा अटैक करने का जी। क्योंकि जो नॉर्मल वायरस है वो नाक में डेवलप तो होता नहीं है,
वो तो आपके सेल में जाके ही वहाँ पे अपने आरएनए को मल्टीप्लाई करेगा, तो सेल तक तो आपने पहुँचने ही नहीं दिया। तो एक जब हमारा जो दुश्मन है वो 1 या 2 या 10 या 50 की संख्या में हो, हमारी आर्मी 1000 की संख्या में हो, उसको पता चल जाए कोई दुश्मन आ गया, तुरंत फ़ोन करके आर्मी को, अपनी आर्मी को ज़्यादा बुला लेगी, 10,000 को बुला लेगी कि दुश्मन आ गया है, तो जल्दी अटैक हो जाएगा, वो मर जाएगा। यानी कि वो डीएक्टिवेट फॉर्म में हमारे लंग्स पे जाएगा या सेल में जाएगा, उसका कोई एक्टिवेशन नहीं होगा। तो सामान्य तरीके से तो ये आप समझ सकते हो कि तेल क्या काम कर रहा है जी। अब आ जाओ अणु तेल या षडबिंदु तेल पे, वो कैसे काम कर रहा है। वो हमारे कफ जो है यहाँ पे दोनों जगह, और यहाँ पर साइनसेस होते हैं, खाली जगह स्पेस होते हैं, वहाँ पे कफ नेचुरली इकट्ठा होने लगता है हम लोगों के। तो वो क्या करता है, कफ का क्लेदन करता है, यानी कि इसको क्यूरेट करके बाहर निकालने का काम करता है। तो उसकी वजह से जब यहाँ से कफ निकल जाएगा और यहीं से कफ लंग्स में जाता है, धीरे धीरे, लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो जब यहाँ कफ बचेगा ही नहीं तो कफ बॉडी में अपने आप कम हो जाएगा, कफ कम होने से अग्नि भी बढ़ जाएगी, पित्त भी बढ़ जाएगा और वायु कंट्रोल में रहेगी। तो ये आयुर्वेदिक दृष्टि से काम है। अब अगर मैं मॉडर्न की दृष्टि से समझाऊं तो हमारे नाक के पीछे, ब्रेन के नीचे हाइपोथैलेमस होते हैं जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे आपकी गाड़ी में टेम्परेचर के लिए थर्मोस्टेट लगा होता है जो कंट्रोल करता है, गाड़ी गर्म हो गई तो रोक देता है गाड़ी को, सेम हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट लगे होते हैं। तो हम ये अगर कोई तेल या षडबिंदु या अणु तेल डालते हैं तो वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेटेड कर देता है ज़्यादा, जिससे हमारे जो थर्मोस्टेट हैं वो अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। आप देखेंगे जिनको सर्दी खांसी लगती है तो जैसे ही ठंडी हवा आती है उनको सर्दी खांसी हो जाती है। वो क्या है, उनके थर्मोस्टेट बिगड़ गए बॉडी के, इसकी वजह से ठंडी हवा तुरंत उनके लंग्स में जा रही है। जबकि हम कितनी भी ठंडी जगह पे पहुंच जाएं, अगर हमारे बॉडी के थर्मोस्टेट ठीक हैं तो जो हवा है वो जाएगी तो ठंडी नाक में, लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल होकर लंग्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जाएगी, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर डायरेक्ट हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ शिमला बर्फ़ पड़ रही हो, इतनी ठंडी हवा अगर लंग्स में चली जाए तो लंग्स तो जाम हो जाएंगे जी। तो इसीलिए जिनके थर्मोस्टेट ख़राब हो जाते हैं वो ठंडी चीज़ों ना तो पी पाते हैं, खा पाते हैं और ना ही ठंडी जगह पे जा पाते हैं। तो ये मॉडर्न की दृष्टि से है कि आपके थर्मोस्टेट ठीक रहेंगे। और मैंने पहले ही बताया कि अगर टेम्परेचर बॉडी का ठीक रहेगा, थोड़ा जल्दी बढ़ने वाला होगा, तो हमारे जो आर्मी है उसको तुरंत ही एक एनर्जी फ्यूल मिल जाएगा और तुरंत ग्रोथ कर जाएगी और वो वायरस को डीएक्टिवेट करने में या मारने में या निष्क्रिय करने में प्रभावी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए रामदेव बाबा ने दवाई बनाई है, इतनी तेज़ी के साथ में मार्केट तक तो आ नहीं पाएगी और आएगी भी तो वो बहुत कम जगहों पर पहुंच पाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और हर कोई चाहेगा कि वो दवाई हमको मिले। तो ऐसे में क्या जो आयुर्वेद है या आप MRC वृंदावन हमारा जो है, क्या यहाँ पर भी दवाई उपलब्ध हो सकती है वह अपने हमारे दर्शकों के लिए और लोगों के लिए? देखिए, जो दवाई है, जैसे उन्होंने क्या करा है कि अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय कि मॉलिक्यूल जो एक्सट्रैक्ट है, जो वहाँ एक्टिव प्रिंसिपल है, वो लिए हैं। मेरा मानना ये है कि आयुर्वेद को कभी मैं उनका मतलब गलत नहीं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि आयुर्वेदिक हमेशा नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो हमें चीज़ दी है वो नेचुरल तरीके से दी है और नेचुरली खाएंगे कि उसके कुछ पॉजिटिव चीज़ भी होंगी और कुछ नेगेटिव चीज़ होंगी। तो हमें ऐसा नहीं कि जो हमें पॉजिटिव लग रहा है वही ले लें, क्योंकि उसमें और भी जो चीज़ें हैं वो सब मिश्रण करके ही एक रिजल्ट आयुर्वेद देता है जी। तो सिंपल आपको मालूम है, गिलोय हर जगह, नीम की गिलोय हर जगह होती है। आप उसको लेके करीब 10 ग्राम ले लें और उसको बॉईल करके काढ़ा बताया ही है। आप तुलसी सबके घर में होती है, अश्वगंधा हर जगह मिल जाता है, बहुत सी कंपनियों का भी आता है, अश्वगंधा का चूर्ण भी आता है, आप ले सकते हैं। नहीं है तो हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो जाएगा। उसके साथ में जो कफ को निकालने की दवाएं हैं, जैसे उन्होंने अपना श्वास के लिए एक निकाला है, उसी में किट में है श्वास सारी, तो बहुत सी चीज़ें आयुर्वेद में पहले से ही उपलब्ध है जी। तो वो हर जगह मिल जाएंगी, मेरे यहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगी। जो नाक के लिए उन्होंने अणु तेल बोला है, हमारे यहाँ नेज़ल ड्रॉप पहले से आता है और हम कम से कम उसको 10-12 साल से यूज़ कर रहे हैं। और मैं मतलब हर एक पेशेंट में, अगर आज से नहीं इतने सालों से, अगर मेरे यहाँ 10 पेशेंट हो, कम से कम 6 पेशेंटों को नाक का तेल चलता ही चलता है जी। तो वो नेज़ल ड्रॉप के नाम से है। साथ में मैं हर एक को बोलूँगा, क्योंकि 90% सभी को इंडाइजेशन है, सभी को आँव की दिक्कत है, लैट्रिन खुल के नहीं आती, गैस की दिक्कत है, एसिडिटी की दिक्कत है, तो आम पाचक बट्टी है वो ले सकते हैं। बल्कि मैं आपको दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये ट्रीटमेंट लेने से पहले कोई आपका जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है उससे परामर्श लेके या उसके अंडर में ही ये ट्रीटमेंट करें। अब मैं इसको एक आपको उदाहरण देता हूँ। कल मेरे यहाँ एक EO है,
एक मैं नाम नहीं लूँगा कौन से शहर के हैं, नगर पालिका में जो ये होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल ही मेरे पास में आए और वो बोलने लगे कि आयुर्वेद के ऊपर बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक आयुष मंत्रालय का एक आया था जिसमें काढ़े का जिक्र किया था, तो आपके मथुरा से ही कोई कंपनी वाले गए थे सैंपल देने के लिए कि हमें नीड थी, तो हमने लोगों को दिया, लेकिन पता चला कि एक पेशेंट को तो ब्लीडिंग होने लगी उससे, उसको लेने से लैट्रिन के रास्ते ब्लीडिंग होने लगी, एक को नाक से ब्लीडिंग हो गई, किसी को चक्कर आ गए, किसी को ठीक रहा। ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर साहब? हमने वो कैंसिल कर दिया, जबकि आयुष मंत्रालय ने गाइडलाइन दी थी कि आपको सौंठ, काली मिर्च, लौंग और तुलसी ये डालकर आप ले सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि ये जो गाइडलाइन थी वो कोरोना पॉजिटिव वालों के लिए थी, पहली बात। और जिस समय उन्होंने गाइडलाइन दी थी वो मार्च के समय गाइडलाइन थी, तब मौसम ठंडा था, अब मौसम गर्म है। वो सारी आपकी गर्म प्रकृति वाली चीज़ें थी, तो वो हर एक पेशेंट को सूट नहीं करेंगी। जिसको पित्त प्रकृति है, जिसकी खुद ही तासीर ही गर्म है, उसको गर्म चीज़ कैसे सूट करेगी? जो कफ प्रकृति का है उसको सूट करेगी, या फिर कोरोना पॉजिटिव हो गया यानी कफ बढ़ गया है उसको सूट करेगी, ये हर एक को सूट नहीं करेगी। हमने, आपको ध्यान होगा, उससे पहले भी टॉक शो करा है, उसमें हमने करीब 1 साल पहले हमने एक हर्बल टी बनाई थी, इसमें ऑलरेडी हमने दालचीनी डाली थी, आयुष मंत्रालय ने भी बोला है, लौंग डाली हुई थी, काली मिर्च डाली हुई थी, तुलसी डाली हुई थी, सौंठ डाली हुई थी। उसके बाद में भी हमने सौंफ डाली थी, मुलैठी डाली थी और हल्दी डाली हुई है और लेमन ग्रास डाली हुई। तो जो मुलैठी है, जो सौंफ है, वो ठंडी है, आपको ही पता है। तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि सामान्य व्यक्ति भी ले सके, कफ वाला भी ले सके, पित्त वाला भी ले सके। तो मैं आपको इस बात से ये बताना चाह रहा हूँ, हर एक दवा हर एक बॉडी पे सूट नहीं कर सकती, क्योंकि 3 तरह की प्रकृति होती है, वात, पित्त, कफ। अगर कफ प्रकृति वाला है उसको खूब गर्म दवा चाहिए, और पित्त प्रकृति वाले को ठंडी दवा चाहिए। जो गर्म पानी के लिए भी निर्देश आए थे, मैं इस पर एक वीडियो भी बनाना चाह रहा था कि जो गर्म पानी बोला था कि गर्म पानी पीजिए, तो कब बोला था आपको? मार्च में बोला था। आज आप पूरे दिन गर्म पानी पिएंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे, या फिर पित्त प्रकृति वाले होंगे तो उनकी बॉडी में से इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे गर्म पानी से। तो हर एक चीज़ आपके डॉक्टर को, आपको मालूम है कि आपकी प्रकृति क्या है, तो बिना डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर लिए आप कुछ भी मत लो। क्योंकि अभी आप देखेंगे इतनी गर्मी है, सुबह ले सकते हैं और शाम, रात में सोते समय गुनगुना पानी ले सकते हैं, और दिन भर सादा पानी लेना है। तो हर जो हमारा चिकित्सा बताई है वो ऋतुओं के हिसाब से भी बताई है, समय के हिसाब से, काल के हिसाब से भी। सुबह अलग ट्रीटमेंट होता है, रात में अलग होता है, और दोपहर में अलग ट्रीटमेंट होता है। हर चीज़ आपका समय से, आपकी एज से, आपके बल से, आपकी ऋतु के अनुसार ही होती है। तो ये जो चिकित्सा है वो हमारे यहाँ मिल जाएगी, जो आपने क्वेश्चन करा था कि हमारे यहाँ दवा उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन एक मैं नंबर देता हूँ आपको, 9897546531 एक नंबर है। आप व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल डाल दो और फिर ऑब्जर्वेशन करके लो, चाहे किसी की भी दवा हो। मैं आपको निःशुल्क ही बता दूंगा कि भाई आपकी बॉडी में क्या क्या है, आप इस डोज को कितना लो, डोज भी बहुत है। अच्छा, दूसरी बात, मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कहते हैं कि ये ले लो, इससे कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। आयुर्वेदिक दवाओं के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है। अब दोनों चीज़ों में क्या अंतर है? साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि आपने जो आयुर्वेदिक शुद्ध दवा ली है, जैसे सोच लो आपने एक सौंठ ली है, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपकी लिवर को ख़राब कर दे, आपकी किडनी को, आपके ब्रेन को, किसी को ख़राब कर दे, वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन है। यानी कि डोज आपके लिए डोज थी 1 चम्मच सुबह शाम लेने के लिए बताई थी किसी डॉक्टर ने, या 1/4 चम्मच बताई थी आपकी बॉडी के अनुसार। अगर आपने 1/4 चम्मच बताई है और 1 चम्मच ले ली, तो आपके लिए तो वो गर्म हो जाएगी ना। वो कॉम्प्लिकेशन है कि आपको गर्म होके, हो सकता है गर्मी के जो भी पित्त विकार हैं वो हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, या फिर ब्लीडिंग भी हो जाए, कुछ हो जाए, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो ये चीज़ लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि आयुर्वेदिक हमें नुकसान नहीं करती, कैसे भी खा लो। बिल्कुल गलत बात है। जितना वो फास्ट काम करती है, अगर डोज गड़बड़ हो गई या फिर गलत दवा हो गई तो उसके कॉम्प्लिकेशन भी हैं। बस आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जो कि मॉडर्न में है। मॉडर्न में साइड इफ़ेक्ट भी हैं और कॉम्प्लिकेशन, दोनों चीज़ें हैं कि आप लगातार खाओगे लिवर के लिए तो किडनी फेल हो जाएगी आपकी, ये आपके साइड इफ़ेक्ट हैं। और कॉम्प्लिकेशन ये है कि खा रहे हैं आप सिर दर्द के लिए तो पता चला आपको एसिडिटी होने लगी, ये कॉम्प्लिकेशन है। तो लेकिन आयुर्वेद में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही
अपना इलाज करें, किसी यूट्यूब पे ना जाके, बिना जाने यूट्यूब बनाने वाला वो डॉक्टर है कौन है, केवल अपने व्यूज़ चाहता है, कुछ उल्टा सीधा करके उसका देख के आप ले लें, वो बिल्कुल गलत है। एक डॉक्टर के अंडर में रहिए जो आपके संपर्क में हो, जिससे आप समय आने पे बात भी कर सकें। डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आयुर्वेद नुकसान भी करती है, लोगों की जो रूपरेखा होती है बॉडी की, जो उनका इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग डिफरेंट होती हैं, तो ऐसे में क्या जो बाबा रामदेव द्वारा जो ये दवाई बनाई गई है, क्या लोग अब हर प्रकृति के होते हैं, ज़रूरी नहीं वो दवाई ऐसे व्यक्ति पर ही पहुँचे जो वाकई में कोरोना पॉजिटिव हो, उसको मैं अगर खाना चाहूँ कि शायद मैं खा लूँ उस दवाई को, क्यों मैं डोलता हूँ बाहर फील्ड में डोलता हूँ तो शायद हो सकता है मुझ में वो सिम्टम्स आ जाएं कहीं, तो मैं इसलिए उस दवाई को खा लूँ और जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, तो क्या ले सकते हैं वह लोग, या फिर केवल कोरोना जो पॉजिटिव हैं वही इस दवाई का सेवन कर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है, जो आपने कहा नुकसान करती है, नुकसान तो नहीं करती, मेरा मतलब ये था कि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नुकसान नहीं करती। वो आपकी अज्ञानता की बस से, आप अगर पानी भी ज़्यादा पी लोगे, आपके शरीर में 4 लीटर की आवश्यकता है, अगर 20 लीटर पानी पी लोगे वो भी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, जबकि जल अमृत है जी। तो ऐसे ही आयुर्वेद अमृत है, लेकिन अज्ञानता बस आप कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हो। अब रही बात कि वो जो किट आई है वो कितनी, हर एक कोई यूज कर सकता है, जिनको सर्दी खांसी है वो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचो कि 7 दिन की दवा खा ली फिर मुझे कोरोना नहीं होगा, या वो बिल्कुल गलत निराधार बात है, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी आपकी है ही नहीं, उसको बढ़ाने के लिए उसको कंटिन्यू दवा खानी पड़ेगी। नाक में तेल तो आप आज डालोगे कल तक काम करेगा, ये तो है नहीं कि आज मैंने 4 दिन डाल लिया तो थर्मोस्टेट हमारे इतने स्टिमुलेट हो जाएं कि वो आगे तक के लिए काम कर दें या फिर लुब्रिकेशन पैदा कर दें, तो डेली आपको तेल डालना ही है। तो नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है, लेकिन मैंने बोला कि किसी डॉक्टर के परामर्श के, कि अगर उसको नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है, ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ना एसिडिटी होती, ना गैस नहीं होती, इंडाइजेशन जिसको नहीं होता, सिर में दर्द नहीं होता, भारीपन नहीं है, बाल नहीं झड़ रहे, एकदम फिट है, दवा ले सकता है। लेकिन बाकी के जो लोग हैं, आपको मालूम है 80% ये बीमारियां हैं, उसके लिए डोज भी निर्धारित चाहिए, क्योंकि आपका बल कैसा है। माना आपकी एज 25 है, लेकिन आपके शरीर में बल ही नहीं है उसको पचाने के लिए, बिल्कुल, तो डोज कम करनी पड़ेगी ना। ओवर डोज हो के तो आपको लूज मोशन कर देगी वो दवा, बिल्कुल कफ को एकदम निकाल देगी, तो आपको, आपने पचाने की शक्ति नहीं, पचा ही नहीं पाए तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे, मरोड़ हो जाएगी, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर के अंडर में, चाहे बाबा रामदेव की जो पतंजलि पे स्टोर जो बैठे हुए हैं डॉक्टर, जो वैद्य बैठे हैं, उनके अंडर में, जो आपका एक अच्छे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पहले से करते थे, अभी वाले नहीं कि पहले हॉस्पिटल खोला। मैं किसी को यहाँ ये शो नहीं कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति डॉक्टर को कम नॉलेज है, लेकिन मैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ कि जिस डॉक्टर ने 10 साल मॉडर्न प्रैक्टिस करी, चाहे वो BMS था, अब वो आयुर्वेदिक में आ गया, तो आयुर्वेदिक माना बुक पढ़ ली उसने लॉकडाउन में, लेकिन एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो होती है। तो मैं ये कहता हूँ, जो हमेशा से पहले से आपके नज़र में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते थे, आप उन्हीं से ही चिकित्सा ले, और अगर नहीं है तो BMS डॉक्टर से ले, उसको भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पूरी नॉलेज होती है, लेकिन कोशिश ये करें जो प्रैक्टिकली डॉक्टर हो उनसे चिकित्सा लें। और डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरा, जिस तरीके से यह दवाई तो पतंजलि ने निकाल दी, क्या यही दवाई कारगर रहेगी, या इसके साथ में, जैसे लोग आपके पास आए दवाई लेने के लिए, तो क्या इसके साथ में और भी कुछ मिलेगा उन लोगों को? क्योंकि देखिए आप बता रहे थे जिस तरीके से कि वह बीमारी हर किसी को पता नहीं कि उसका बात बिगड़ा हुआ है, उसका कफ बिगड़ा हुआ है, तो ऐसे में क्या और भी दवाइयाँ उसमें बढ़ाई जा सकती हैं जिससे कि लोगों को इम्यूनिटी अच्छी और लोग अच्छे से स्वस्थ हो जाएं? बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है, जायज़ क्वेश्चन है। बिल्कुल, दवाइयाँ तो आपके अनुसार ही दी जाएंगी ना जी। आपकी बल कैसा है, आपके जो प्रकृति कैसी है, आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो, साथ में और भी क्या चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि सांस फूल रही है, केवल पेट में भी असर करता है। जब कब आपके जाएगा तो मरोड़, तो आपने देखा एक सिम्टम है पेट खराब हो जाता है। और आपको मैं बताऊं कि हमने 6 पेशेंट, एक ही फैमिली के, दिल्ली के पेशेंट, कोरोना टेस्ट उनका हुआ नहीं, लेकिन सारे लक्षण कोरोना के थे, आज से करीब 10 दिन पहले, क्योंकि वहाँ पे खुली छूट है कि घर पे चिकित्सा ले सकते हैं। और सारे घर को, क्योंकि उनके परिवार में से एक व्यक्ति बाहर जाता था, पहले उनको थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, मतलब थ्रोट में वो जो दिक्कत होती है कि खराश हो गई, फिर बुखार आ गया, फिर बच्चों को आ गया, और ऐसे करके पूरे परिवार को सर्दी, खांसी, बुखार, थ्रोट में, किसी को थोड़ा हल्का सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सिम्टम थे।
और हमने फ़ोन पे ही कुछ दवाइयाँ यहाँ से तुरंत हमने कोरियर के द्वारा भेज दी, कुछ दवाइयाँ हमने वहीं की आयुर्वेदिक बता दी, और आज ये कंडीशन है, पूरा परिवार, किसी को बुखार नहीं है, ठीक हो गया। हमने बहुत कहा उनसे आप कोरोना का टेस्ट करा लें, उन्होंने कहा नहीं, हमारे को टेंशन हो जाएगी। तो आपको मैं बताऊँ कि कोरोना के जो मरीज़ हैं आज जो मर रहे हैं वो ज़्यादा अधिकतर क्यों मर रहे हैं? आयुर्वेद कहता है कि वायु और कफ से ये रोग होता है, और बात हमारी कब बढ़ जाएगी? जब हम ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो आज जितना इसको बहुत बढ़ा के दिखाया जा रहा है, आदमी इतना घबरा गया है कि किसी को गलती से भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो उतना घबरा जाएगा कि उसकी वायु तो सतह बढ़ जाएगी, फिर उसको आपने हॉस्पिटल में डाल दिया, उसके घर वाले नहीं मिल सकते। आप देखें, आप घर में एक बच्चा बीमार हो जाता है, उसकी माँ प्यार से पुचकार लेती है और सब 4 लोग देखने वाले होते हैं, वो वैसे ही ठीक हो जाता है। अभी इतना भय उनमें पैदा हो गया है कि कोई उससे मिलने नहीं जाएगा, डॉक्टर उससे दूर से ही बात करेंगे, जो पीपीई किट है वो ऐसा पहन लेंगे, ऐसा लगेगा पता नहीं कोई यमराज आ गया उनके सामने। माना वो उसके बेस में एक ईश्वर उनके सामने खड़ा है पीपीई किट पहन के, लेकिन उस समय उस व्यक्ति की मानसिकता क्या होगी जो घबराया हुआ है, जिसका इतना उसको कि अब पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो वायु इतनी प्रकोपित हो जाएगी घबराने से, तो उसको तो वैसे ही उसका हार्ट वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा थोड़ी सी घबराहट में। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी पेशेंट, आप जानते हैं कि यहाँ मेरे पास कहाँ से पेशेंट आते हैं, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी लेके आए, कितनी भी बड़ी, कैंसर भी, रेक्टल कैंसर भी हम डायग्नोस करते हैं। अभी हाथरस से कुछ दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको मैंने पीआर करा तो पता चला वो कार्सिनोमा का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है। आपके एक मीडिया वाले भी हैं, उनके ससुर जी को भी कैंसर है, और वो लेके आए। मैंने कहा पेशेंट को तो बोला नहीं, पेशेंट बोला क्या बात हो गई, मुझे कैंसर तो नहीं। मैंने नहीं बाबूजी कैंसर तो नहीं है, आपको एक हल्का सा फोड़ा हो गया, दवा चलेगी और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो उनको ब्लीडिंग हो रही थी और काफ़ी समस्याएं, दर्द हो रहा था, और मैंने उनको बोला कि तुरंत आप दिल्ली लेके जाओ, इनका इलाज कराओ। वो बाबूजी नहीं गए, उन्होंने बहुत समझाया, बोले मैं तो इन्हीं डॉक्टर से ठीक होऊंगा। तो मेरा मतलब ये है कि जब एक डॉक्टर पेशेंट को भरोसा देता है कि मैं ठीक करूंगा, आप कैसे ठीक नहीं होगे, 50% तो ठीक हो जाएगा, और इस बात को 6 महीने हो गए, और वो मेरे यहाँ से दवा ले जाते हैं। कुछ दवाएं नॉर्मल दवाएं हैं, वो मैं दे देता हूँ, ब्लीडिंग तो उनको हुई नहीं, दर्द भी खत्म हो गया, बोले मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं एकदम फिट हूँ। और 15 दिन की दवा ले जाएंगे, 2 महीने बाद लौटते हैं, थोड़ी थोड़ी दवा यूज़ करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जबकि अगर वो चले जाते, उनको कैंसर मालूम हो जाता, डिटेक्ट किया आपको कैंसर है, तो 6 महीने में, क्योंकि इतना बड़ा हुआ था, तो अब तक शायद वो इस दुनिया में नहीं होते। तो आधी बीमारी तो डॉक्टर के हाथ में है कि कैसे पेशेंट को ठीक करना है। तो कोरोना में जो वायु बढ़ रही है वो घबराहट की वजह से कि कोरोना हो गया, कोई छुओ मत, ये नहीं, बल्कि चिकित्सा ऐसी होनी चाहिए जैसे ही कोई कोरोना पॉजिटिव हो कि हाँ कोई नहीं, हम आपके ठीक साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी तो वैक्सीन भी खोज ली है, उसको झूठ बोलो चाहे, इसकी तो वैक्सीन भी कल ही आई है हमारे पास गाइडलाइन, और सारे लोग ठीक हो गए। 10,000 लोगों पे इसका परीक्षण हुआ और सारे लोग ठीक हो गए। ये तो 3 दिन में आपका बुखार ठीक हो जाएगा, मैं हूँ आपके साथ में, सारे लोग सपोर्ट में हैं, आप इलाज कराइए, चाहे घर पे रह के कराइए, चाहे उसमें कराइए। पेशेंट तो आधा तो वैसे ही ठीक हो गया, क्योंकि उसकी वायु नहीं बढ़ी, बिल्कुल उसकी खुद का जो आपने प्राण ऊर्जा ही उसकी खत्म कर दी आपने डरा के, तो कैसे वो ठीक होगा? आपने उसकी प्राण ऊर्जा बढ़ा दी कि बाबूजी प्राणायाम करिए, आप सुबह ऑक्सीजन लीजिए, हमारे इसकी तो जरूरत ही है हमारे शरीर में। तो हमारे लिए आधा इलाज तो हमारा तभी हो जाता है जिस दिन हम अच्छे डॉक्टर से मिलते। मतलब एक बात मैं कहना चाहूँ तो डॉक्टर साहब के जो भी अगर आयुर्वेद की अगर वो जो पतंजलि की जो दवाई अगर लोग लेना चाहते हैं तो वो लेने के साथ ही डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो 2 गोली अगर वहाँ लेनी है तो वो 2 गोली खा रहे हैं, 3 गोली खा रहे हैं, 1.5 गोली खा रहे हैं। डोज तो डॉक्टर ही निर्धारित करेगा ना, आपके बॉडी वेट के हिसाब से। आप मॉडर्न में भी आपको मालूम है कि बॉडी वेट पे ही सारा कंट्रोल होता है, ऐसे आयुर्वेदिक में ही डोज कंट्रोल डॉक्टर ही करेगा, बल भी देखेगा, वेट भी देखेगा, हर चीज़ देखेगा। कम से कम 8 तरह की परीक्षाएं करके वो आपको एक डोज निर्धारित करेगा, और साथ में अनुपान क्या होना चाहिए। आधी दवा तो जो आयुर्वेदिक दवाएं वो काम करती हैं, आधी अनुपान काम करता है। अनुपान का मतलब है कि गर्म पानी से लोगे, सादा पानी से लोगे, शहद से लोगे, मट्ठे से लोगे, या किसी क्वाथ से लोगे, अनुपान के हिसाब से भी काम होता है। वो तो डॉक्टर ही डिसाइड करके बताएगा ना, शहद लेना है तो कौन सा वाला शहद लेना है, या गुनगुना पानी लेना है, और कितने काल का भी मैं तो डॉक्टर बताएगा आपको इतने बजे लेना है, क्योंकि कफ जिसमें बढ़ा होगा उसी में ही तो आप दवा दोगे। आप पूरे दिन दवा देने से पूरा काम नहीं करती है, आप पर्टिकुलर जिस समय पे आप दवा दोगे उस समय वो कफ के लिए ज़्यादा काम करेगी। जी, तो इस तरीके से हमारे साथ रहे MRC वृंदावन के डॉक्टर अभिषेक, तमाम सारी जानकारियाँ दी और एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। दवाई तो बन गई है, लेकिन उस दवाई को लेने के लिए किसी डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। और ये हकीकत भी है
क्योंकि किस मात्रा में वह दवाई आपको लेनी है और किस तरीके से वह दवाई आपको खानी है, यह केवल एक डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। और डॉक्टर भी वह जो आयुर्वेद से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हों, जिनको अनुभव बहुत अच्छा हो आयुर्वेद का, उनसे अगर आप परामर्श लेंगे तो जो रामदेव बाबा द्वारा जो कहा गया है कि यह बीमारी 3 से 7 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लोग स्वस्थ हो जाएंगे, तो वाकई में वह बीमारी से आपको आराम मिलेगा। और ऐसा नहीं कि केवल पतंजलि की दवाई ही आप यूज़ कर सकते हैं, वह दवाई आयुर्वेद में भी है। किसी भी आयुर्वेद की दुकान से जाकर या किसी भी आयुर्वेद डॉक्टर से जाकर आप परामर्श करें और उनसे संपर्क साध कर आप दवाई अपने घर भी मंगा सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, MRC वृंदावन कोरियर के माध्यम से भी लोगों को चीज़ें मुहैया कराता है। तो आप MRC वृंदावन पर व्हाट्सअप नंबर पर ही मैसेज कर या आप मेल से, ईमेल पर, फेसबुक पर कहीं भी आप जाकर यह दवाई अपने घर मंगा सकते हैं। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। मांगते रहे कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों को मौका मिलना चाहिए, तो इसलिए सिद्धांतों पे काम होता है, सिद्धांतों पे ही चिकित्सा होती है। सब कुछ हो जाएगा। डॉक्टर, आयुर्वेदिक चिकित्सक की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी।